16वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड और बाद में फ्रांस उभरती हुई व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियां थीं। इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनिश और पुर्तगाली एकाधिकार के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष में स्पेन और पुर्तगाल की हार हुई। अब अंग्रेज और डच व्यापारी केप ऑफ गुड होप होकर भारत जाने वाले रास्ते का प्रयोग करने लगे और पूर्व में अपना साम्राज्य बनाने की दौड़ में शामिल हो गए। अंत में इंडोनेशिया पर डचों का और भारत, श्रीलंका और मलाया पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। वर्ष 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच संसद ने एक चार्टर स्वीकार करके कंपनी को युद्ध छेड़ने, संधियां करने, इलाके जीतने और किले बनाने के अधिकार दे दिए। डचों की खास दिलचस्पी भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा और स्पाइस आइलैंड जैसे द्वीपों में थी, जहां मसाले खूब पैदा होते थे। जल्द ही उन्होंने मलय, जलड़, मरुमध्य और इंडोनेशियाई द्वीपों से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे अंग्रेज़ों को हराया। उन्होंने पश्चिमी भारत में गुजरात के सूरत, भड़ोच, कैबे और अहमदाबाद, केरल के कोचीन, मद्रास के नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम, बंगाल के चिंसूरा, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के आगरा नगरों में भी व्यापारिक केंद्र खोले। वर्ष 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को भी जीत लिया। एशियाई व्यापार पर भी अंग्रेज व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमी थी। पुर्तगालियों की सफलता मसालों, मलमल, रेशम, सोने, मोतियों, दवाओं, पोर्सलिन और एवोनी से भरे उनके जहाज़ों और इनसे प्राप्त भारी मुनाफों ने अंग्रेज़ व्यापारियों को भी आंखें चकाचौंध कर दी थी और वे भी इस मुनाफे देने वाले व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो गए। वर्ष 1599 में मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम से जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार उसको दे दिया। वर्ष 1608 में इस कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। परिणामस्वरूप एक शाही फरमान के द्वारा पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर अंग्रेज कंपनी को फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई। मगर इस छूट से ही अंग्रेज संतुष्ट न थे। वर्ष 1615 में उनका दूत सर थॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचा। रो मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान जारी कराने में सफल रहा। 1622 में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी से शादी की तो पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दे दिया। अंततः गोवा, दीव और दमन को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से भारत में उनके कब्जे वाले सारे इलाके निकल गए। इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे मसालों के व्यापार में भागीदारी को लेकर अंग्रेज कंपनी की डच कंपनी से भिड़ंत हुई। इन दो शक्तियों के बीच रह रहकर होने वाली लड़ाई 1654 में 1654 में आरंभ हुई और यह 1667 में तब समाप्त हुई जब अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए और बदले में डचों ने भारत की अंग्रेज बस्तियों को ना छूने का वादा किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत बहुत ही मामूली रही। वर्ष 1623 तक इसने सूरत, भड़ोच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थीं। आरंभ से उसने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का भी सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी उन पर कब्जा करने के प्रयास किए। दक्षिण भारत में परिस्थितियां अंग्रेज़ों के अधिक अनुकूल थीं क्योंकि यहाँ उन्हें किसी शक्तिशाली भारतीय सरकार का सामना नहीं करना पड़ा।
विजयनगर का महान साम्राज्य 1565 में ही नष्ट हो चुका था और उसकी जगह अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य खड़े हो गए थे। उन्हें लालच देकर बहलाना या अपनी सैनिक शक्ति से डराना आसान था। अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की, पर जल्द ही इनकी गतिविधियों का केंद्र मद्रास हो गया, जिसका पट्टा 1639 में वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें दे दिया था। राजा ने उनको उस जगह की किलेबंदी करने, उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति इस शर्त पर दी कि बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। यहाँ अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द एक छोटा सा किला बनाया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि मुनाफे के लालची व्यापारियों की कंपनी ने शुरू से ही इस नीति पर अड़ी थी कि सरकार इन्हें इस देश को जीतने का खर्च स्वयं दे। उदाहरण के लिए कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1683 में मद्रास के अधिकारियों को लिखा कि हम चाहते हैं कि आप धीरे धीरे नगर मद्रास को किलाबंद करें और किले को इतना मजबूत बनाएं कि यह किसी भारतीय राजा या भारत में डच शक्ति के आक्रमण के सामने अडिग रहे। पर हम आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपना काम इस प्रकार, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ जारी रखें कि नगर निवासी ही सारी मरम्मत और किलेबंदी का पूरा खर्चा उठाएं। वर्ष 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई का द्वीप प्राप्त किया और उसकी तत्काल किलेबंदी कर दी। बम्बई के रूप में अंग्रेज़ों का एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने योग्य बंदरगाह प्राप्त हुआ। इस कारण से और क्योंकि उस वक्त उभरती हुई मराठा शक्ति अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए खतरा पैदा कर रही थी, पश्चिमी तट पर हेडक्वार्टर के रूप में सूरत का स्थान जल्द ही बम्बई ने ले लिया। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री में एक की स्थापना 1633 में उड़ीसा में की थी। वर्ष 1651 में उसे बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त मिल गई। तब कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका और बंगाल बिहार के दूसरे स्थानों पर भी फैक्ट्रियां खोल लीं। अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के सपने देख रही थी, ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए, भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनी का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखा जाए और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रहे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने और इस तरह इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर सकती थी। इस समय ऐसी योजनाएं खुलकर सामने रखी गईं। वर्ष 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करें और राजस्व सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाएं कि भारत में एक बड़े, मजबूत और हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज की नींव डाली जा सके।